ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनंत आकाश और टिमटिमाते तारे देखकर हम बचपन में हमेशा चकित होते रहे हैं। गगनयान और अन्य अलग अभियानों से भारत पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ऐसे में अंतरिक्ष की इस अद्भुत दुनिया और भारत के अभियानों की बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रधान क्यूरेटर एवं केंद्र प्रमुख रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से मिस्टर साकेत सिंह कौरव जी। साकेत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आंचलिक विज्ञान केंद्र को एक बार और मौका देने के लिए। साकेत जी, अंतरिक्ष क्या है? ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? इस चीज को लेकर के हम सभी के मन में बचपन से बड़ी जिज्ञासा रही है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, ये बहुत ही बेहतर सवाल है। और जब हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष क्या है, तो हम आगे इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे। 14 जुलाई 2026 को ही आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैलरी का उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम भी है अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो अंतरिक्ष क्या है? ये अनादिकाल से हम मानवों के बीच में मनुष्य का एक कौतूहल का विषय रहा है कि अंतरिक्ष रात के जब हम तारे देखते हैं टिमटिमाते हुए रात्रि आकाश में, तो एक बहुत अथाह हमें अनगिनत तारों का एहसास होता है और हमें इस गहराई का बोध होता है, जो कि आधुनिक विज्ञान के पहले की चर्चा कर रहा हूँ मैं। वहाँ से लेके कैसे विज्ञान का जन्म हुआ है, बिग बैंग कैसे बनी, जो आप विजुअल्स देख रहे होंगे पीछे, वो कहीं ना कहीं हमारी अंतरिक्ष गैलरी से जुड़े हुए विभिन्न प्रदर्शनों के भी विजुअल्स हैं। ये बहुत कमाल की प्रदर्शनी है, जिसे देखने आप सबको आना है। हमारे दूरदर्शन के जितने भी दर्शक हैं जो सीधे प्रसारण या डिजिटल माध्यम से देश विदेश में जहाँ पर इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, ये भोपाल में एक कमाल का राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की एक इकाई है, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, जिसमें ये 14 जुलाई से हमारे विजिटर्स के लिए खुल चुकी है। अंतरिक्ष हमारे वायुमंडल पे अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर के रेंज को शुरू होने वाले भाग से हम अंतरिक्ष मानना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख भी रहे हैं अंतरिक्ष में, हाँ, जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, आपके दर्शकों को कहूँगा इतनी मनमोहक और इतनी कमाल की है। अपने परिवार, दोस्तों और दादा दादी, नाना नानी, जिसके भी साथ आप आना चाहें, आप श्यामला हिल्स स्मार्ट सिटी रोड पे स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में आइए। जितने भी आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश दूरदर्शन पे DDMP पर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में बनी इस गैलरी का, जो विज्ञान की कई सैर को आपको कराने को ले जाएगा, खासकर अंतरिक्ष की दुनिया का। तो जी, तो ये जो अंतरिक्ष की दुनिया की सैर आप आंचलिक विज्ञान केंद्र में करा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दर्शकों को देखने मिलेंगी? बहुत कमाल की चीज़ है। मैं से जैसे विजुअल्स आपकी टीम अभी दिखा रही थी, मैं कहूँगा कि अगर दोबारा उनको दिखाएं तो उसमें बिग बैंग से जन्म होके ब्रह्मांड का जन्म। देखिए, गैलरी की जो थीम है वो कहती है स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी इंसान का अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने का जो जज्बा है, जो उसका जुनून है, वो जुनून को हमें दर्शाने के लिए ब्रह्मांड के जन्म से लेके कैसे वो सवाल ऋग्वेद में पूछा गया, एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था 10वें मंडल में 129वां हाई में, जो ये बात को कहता है कि पहले सत्य नहीं था, असत नहीं था, समय भी नहीं था, तो क्या था। मतलब उसका एक प्रारूप इस तरीके का एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, जो मॉडर्न साइंस में, कॉस्मोलॉजी में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जो बेहतर बारीकी से समझते हैं, तो जो अभी वर्तमान में सबसे सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग की, उसके बारे में यहाँ जिक्र है। एक मॉडर्न साइंस की नज़र से कैसे अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग समय पे पत्थरों में या किसी रूप में वो उकेरा है, जो भी अंतरिक्ष में उन्होंने घटनाएं देखी हैं। और फिर दूरदृष्टा, यानी ऐसे विजनरी लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे का भविष्य अंतरिक्ष में देखा, चाहे वो बहुत फेमस अंतर्राष्ट्रीय H.G. वेल्स, जूल वर्न जैसे कमाल के लोग रहे हों, या फिर आर्थर सी क्लार्क जैसी हस्ती, जिन्होंने विज्ञान फिक्शन को लिखा ही नहीं, जीवित करने के लिए उनके ऊपर कई किताबें और फिल्में भी आईं और उन्होंने किताबें भी लिखी। और फिर कार्ल सैगन, और फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत का देख रहे होंगे आप इस चित्र में, जो सबसे दाहिने ओर पर, यानी जो दर्शक हैं अपने दाहिने ओर पे, उनके अगर देखेंगे तो विक्रम साराभाई दिख रहे हैं उन 5 मनीषियों में। वो हमारे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, जिन्होंने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को सही मायने में एक दिशा दशा दी, और भारत आज जो बुलंदियों को छू रहा है, वो पूरे इसरो के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और लीडरशिप की सपोर्ट से
जो कर पा रहा है वो हम सब के लिए प्रेरणा है। और हमारी जो यूथ, बच्चे, यंग युवा पीढ़ी अंतरिक्ष में कर गुजरने के लिए जो समर्पित हैं या विज्ञान के किसी भी भाग में, तो अब देखिए कि आपके पास आपका इसरो है। इसरो भी अब स्टार्टअप के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन के नई कंपनियों को भी मौका दे रहा है। और आप विजुअल्स में आप देख रहे होंगे भारत बहुत जल्दी ही आने वाले समय में गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में कैसे पैर पसारेगा, और तब हम भी अंतरिक्ष यात्राएं स्वयं की भारतीय रॉकेट से हमारे ही स्पेसक्राफ्ट से अर्थ की ऑर्बिट में करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जब बात चली रही है विज्ञान की, भारत की, विक्रम साराभाई जी की और इसरो की, तो जो इसरो की रीसेंट उपलब्धियां हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं कि ये कैसे हमारे भारत को और आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया में जैसे वो अपना परचम लहरा रहा है, दुनिया में एक इसरो जो है स्पेस साइंस की दुनिया में एक अलग नाम बन के आगे आ रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसरो अपनी यात्रा की शुरुआत अगर हम बहुत पहले चलें 21 नवंबर 1963 को, तो वो पहला दिन जब नाइक अपाचे रॉकेट को लॉन्च किया गया था थुम्बा सिटी, जो कि केरल में है, सीसोर है थुम्बा। वहाँ एक आपने बहुत फेमस चर्चा और इसका वृतांत भी सुना होगा कि वहाँ पे एक चर्च को इसरो को देकर दे दिया गया था, तो जिसको उनको लेबोरेटरी बना के वहाँ से ही सीसोर से लॉन्च किया गया था नाइक अपाचे, जो कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उस रॉकेट के भाग को, छोटा साउंडिंग रॉकेट जैसा था ये, जो अमेरिकन्स ने दिया था भारत को। देखिए साराभाई का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और रशियन की हेल्प से उसको लॉन्च किया गया। और वो दिन है कि आज का दिन है कि भारत के पास खुद के सक्सेसफुल रॉकेट्स हैं, GSLV जैसी सीरीज़, PSLV जैसा वर्कहॉर्स, जो लगातार एक मध्यम श्रेणी के सैटेलाइट की, वजनी सैटेलाइट को लगातार सफलतापूर्वक, उसका सक्सेस रेट्स इतना पावरफुल है कि कई हमारे विकसित राष्ट्र तो छोड़िए, कई डेवलपिंग नेशन भी हमारी उस रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं अपने सैटेलाइट उपग्रहों को छुड़वाने के लिए। GSLV की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी रॉकेट रहा, अब तो GSLV Mark 3 है, जिसे हम LVM भी कहते हैं, जिसके माध्यम से चंद्रयान 1 तो हमने PSLV को एक्स्ट्रा लार्ज बनाया था, पर चंद्रयान 2 को हमने चंद्रयान 3 प्योरली LVM नाम जब पड़ा तो बाहुबली कहती है आमतौर पर लेखक या मीडिया में उसे, तो बाहुबली यानी शक्तिशाली रॉकेट जो भारत के पास है, जो लगभग 8000 किलोग्राम तक के वजनी उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में भेजता सकता है, और अगर आपको चांद पे भेजना है तो लगभग 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को यानी सैटेलाइट को या स्पेसक्राफ्ट को भेज सकते हैं। तो इस रूप में हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, जो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरा और भारत का इतिहास रच दिया। जिस महीने में हम आप और बात कर रहे हैं अगस्त का, इसी आने वाले 23 अगस्त को आप देखिए भारत तीसरा अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। जी जी। तो जैसे बात अभी उपग्रह की चल रही है, अंतरिक्ष दिवस की चल रही है, तो जो चंद्रयान 3 या आदित्य L1 जैसे उपग्रहों की जब चर्चा चलती है, तो इन उपग्रहों ने भारत को किस तरीके से लाभ पहुंचाया है? हाँ, ये बहुत समावेशी सवाल है और बहुत उपयोगी भी है कि जो दर्शक अगर देख रहे हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान जो है, खासकर भारतीय दृष्टिकोण शुरू से रहा है, और ये कहना यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विक्रम साराभाई सर ने जब इस इसरो की कल्पना को आगे लेके गए, हालांकि उनकी इस कल्पना में डॉक्टर विक्रम साराभाई को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का बहुत सपोर्ट मिला, परमाणु ऊर्जा के जनक और एक बहुत बड़े वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से एक संस्थान निर्माता भी कहा गया, वैज्ञानिक संस्थान, उन्हीं के सपोर्ट से इसरो भी आगे अपना जन्म लिया। शुरुआती दौर में अगर आप कुछ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स वायरल होती हैं, अगर आप देखेंगे तो साराभाई के साथ होमी भाभा भी इन स्पेस लोकेशंस पे मिल जाते हुए दिखाई देंगे। तो इतनी आधुनिकता के दौर में हमने एक ही साथ कई सैटेलाइट लॉन्च किए, PSLV के माध्यम से कई कीर्तिमान स्थापित किए। चंद्रयान 1 पहली बार में जब हमने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचाया, उसका एक उपग्रह का एक पेलोड था जिसका नाम है M3। उसने जब पानी की खोज की पोल्स पर, पूरी दुनिया हतप्रद रह गई, क्योंकि अमेरिकन्स और रशियंस ने स्पेस में मून को बहुत एक्सप्लोर किया है पहले भी, और उनका इंटरेस्ट इंटरनेशनली, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सबका रुचि, चाहे वो जापान की JAXA हो या चाइनीज स्पेस एजेंसीज हों, इन सब का लक्ष्य क्या हो गया था? डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाना, यानी मंगल या उसके आगे का। लेकिन चंद्रयान 1 ने पूरी दुनिया का इंटरेस्ट फिर से चांद पे ला दिया, क्योंकि पोल्स पे पानी की उपस्थिति आइस फॉर्म में या उसके जो H2O के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में नहीं, फ्रोजन स्टेट में जब हमें पता चला, तो फिर आगे के मिशंस की
बात हुई और उसका असर ये हुआ कि नासा ने भी अपने अभियानों को दोबारा एक नया प्रोजेक्ट सीरियसली उसको एक्सपेडाइट किया, जिसका नाम है आर्टेमिस, जिसके माध्यम से एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतारा जाएगा। तो अब चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की बात करते हैं बहुत शीघ्र। सर एक बार मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, हमारे साथ चूंकि एक कॉलर जुड़ गई है भोपाल से, उनका नाम है प्रियमवदा जी। प्रियमवदा जी अपना सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद कर्णिका जी। सर मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। मैं सुन रही हूँ इतनी देर से हम अंतरिक्ष की बातें कर रहे हैं और बहुत मतलब अनंत है वो, तो वो सुनने में ही इतना एक्साइटिंग और इतना मजेदार लगता है, तो उसकी सैर तो बिल्कुल ही अकल्पनीय होगी। बट मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि भविष्य में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम अंतरिक्ष की सैर कर सकें, और न सिर्फ सैर मतलब वो अफोर्डेबल होगा क्या, कि बहुत, क्योंकि अगर होगा भी तो वो इतना महंगा कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा कि शायद एक आम आदमी भी अंतरिक्ष की सैर पर जा पाएगा? थैंक यू। प्रियमवदा जी आपका बहुत ही उम्दा सवाल है, और ये स्पेस टूरिज्म यानी अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इमर्जिंग एरिया जो आ रहा है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी रोचकता के साथ हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को ना सिर्फ सुन रहे हैं और उसकी गहराई में अथाह गोते लगाने को भी तैयार हैं। इससे जुड़ा हुआ हमारे साइंस सेंटर में जो नई गैलरी बनी है उसमें एक हमारा सेक्शन ही है स्पेस टूरिज्म के ऊपर, वहाँ भी हमने इन चीज़ों की चर्चा की है। मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पहले हो रही हैं, जिसमें से कुछ कंपनियां जैसे स्पेस एक्स है एलॉन मस्क की, वो भी स्पेस टूरिज्म में ऑलरेडी उनका तो स्पेस ड्रैगन क्रू जो है स्पेस क्राफ्ट वो नासा के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। आप आम आदमी की बात कर रही हैं तो उस सवाल पे भी मैं आऊँगा। फिर एक वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है सर रिचर्ड ब्रांसन की, उसमें उनने यूनिटी 22 नाम का स्पेस क्राफ्ट को, जो कि एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है, उसको लेके कुछ चंद सेकंड्स के लिए वो अंतरिक्ष के टॉप एज पे ले जाके हमारे वायुमंडल के वापस लेके आते हैं। वो अभी कुछ यूरो में है, 2,500 से 3,000 यूरो तक पर फ्लाइट का मुझे लगता है बहुत जल्द ही वो रेट नॉर्मलाइज होगा और बहुत अधिकतर लोग उसमें भाग ले पाएंगे। और एक कंपनी है आप और हम जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, उसी के संस्थापक हैं ब्लू ओरिजिन कंपनी उन्हें जिन्हें बनाई है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन पूरा का पूरा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी तैयार है। वो कंपनी का एक प्रोजेक्ट है न्यू शैपर्ड रॉकेट, उसका ऊपरी भाग अगर आप आएंगे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में तो हमारी जो नई गैलरी 14 जुलाई को लॉन्च हुई है माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में, तो आप देखेंगे उसमें जो सेक्शन है वहाँ इन मॉडल्स को भी डिस्प्ले किया गया है ताकि उसके ऊपरी भाग में आप जाएंगे और वो 100 किलोमीटर एक कार्बन लाइन टच करके वापस नीचे तक आ सकता है। तो ये जो है अभी कुछ महंगा है, परंतु ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ बहुत बड़े स्पेस इंडस्ट्रीज या बिलियनर्स के लिए ही है, ये बहुत जल्दी सहज भी होने वाला है कि और सस्ता होगा। सस्ता होने के लिए आप जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या कहती है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उसका स्केल बढ़ा देंगे, अफोर्डेबिलिटी धीरे से ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगी और अधिक से अधिक लोग करेंगे। और वो समय आप पूछ रहे हैं तो लगभग 10 साल के अंदर तो ये आमतौर पे होने ही वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी उद्योग और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने वाला है स्पेस टूरिज्म। और 20 से 25 साल में जैसी कल्पनाएं कर रहे हैं लोग कि लोग पृथ्वी के अलावा कुछ होटल्स हम स्पेस में मून पे या फिर आने वाले 30 से 40 साल में अंतरिक्ष की रिसर्च के वैज्ञानिक स्तर पे मंगल तक पहुंचने की जो परिकल्पना है वो वास्तविक रूप लेने जा रही है। जी, तो किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को जिज्ञासावश अगर वो आंचलिक विज्ञान केंद्र में आता है तो आंचलिक विज्ञान केंद्र में आने का समय क्या होना चाहिए, उसके शुल्क क्या है और वहाँ उसे कौन कौन सी ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे उसकी जिज्ञासा जो है वो शांत हो जाएगी? जी बिल्कुल, दूरदर्शन परिवार जो कि प्रसार भारती का इतना बड़ा अभिन्न अंग है और हम बचपन से दूरदर्शन को देखते हुए आप बड़े हुए हैं, तो मैं एक बात कहूँगा इस सवाल के शुरुआत में, दूरदर्शन अगर आपके घर पहुँच रहा है जिसका नाम ही है दूरदर्शन, तो आप सोचिए पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि कैसे सिग्नल को अपलिंक किया जाता है, सैटेलाइट से वो डाउनलिंक होता है और फिर वो प्रसारित होता है अलग अलग स्टेशन से। तो ये कमाल की स्पेस टेक्नोलॉजी है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप आज बिना स्पेस टेक्नोलॉजी की कल्पना नहीं कर सकते। इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएंगी, ट्रांसमिशंस ऑफ कम्युनिकेशंस बंद हो जाएगा। और अगर कौतूहल और जिज्ञासा की बात आ जाए कि आपको इन सब चीज़ों के बीच में खेल खेल में विज्ञान समझना हो या पर्यटन के रूप में विज्ञान केंद्र जाना हो, तो 9:30 से 6 7 दिन साल में 363 दिन
साइंस सेंटर खुलता है, जो कि हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक यूनिट है मध्य प्रदेश भोपाल में। और आज की डेट में बहुत कमाल के उसमें नए एग्जिबिट्स जुड़ चुके हैं, नए अनुभव हैं आपके लिए। और अंतरिक्ष गैलरी, वो तो फिर क्या कहना, एक सेंट्रल इंडिया की अपनी आप में इकलौती गैलरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस गैलरी की खास बात कि ये गैलरी इज सपोर्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का क्या अनूठा संगम है विज्ञान की इस यात्रा में आप तक पहुंचने का। जी, तो जो ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिनकी हम पहले चर्चा कर रहे थे, जैसे इसरो या उपग्रहों की हम चर्चा कर रहे थे, तो इन उपग्रह जो हैं इनसे एक आम जनता के जीवन में, एक आम नागरिक के जीवन में क्या बदलाव आए हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, या टीवी या खेती किसानी में इन उपग्रहों का कितना महत्व है और भारत सतत आगे बढ़ते रहे इसकी कितनी आवश्यकता है। Which floor? 12. Intern. गहराई के साथ पूछा हुआ प्रश्न है। धन्यवाद मैं आपका करूंगा और दूरदर्शन परिवार का कि ये जो कार्यक्रम होते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे सवालों को जन्म देने की पूरी एक कौशल रखते हैं कि जो पीढ़ी इसको सुन रही है वो युवा पीढ़ी हो तो एक नया सृजन कर सकें, एक नई फील्ड हो, इमर्जिंग एरियाज़ में काम कर सकें। से सबसे बड़ा फंडामेंटल सवाल है कि अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस जो है, टेक्नोलॉजी जो है, आम आदमी के लिए किस रूप में ये सहयोग करती है। आज हम मौसम का हाल अगर आपके दूरदर्शन पे समाचारों में हम देखते हैं तो मौसम का हाल एक्चुअल में कैसे पता चलता है। ये वेदर सैटेलाइट्स होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स में या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। मौसम के हाल पे पूरी अर्थव्यवस्था भी निर्भर करती है कि बारिश का सही आकलन करना, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो नुकसान हो सकता है उसका आकलन करना, किसानों को। अब देखिए दूरदर्शन का ये बहुत पुराना प्रोग्राम है। मैं हालांकि अंतरिक्ष विज्ञान और साइंस सेंटर की ओर से आया हूँ, पर विज्ञान की अगर बात है तो कृषि दर्शन ये इतनी पुरानी कल्पना है कि किसानों को हम कैसे जो भी अपडेट्स हैं उस क्षेत्र में, तो दूरदर्शन जब एकमात्र चैनल भारत में शुरू से रहा है तब की युग से कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम किसानों को प्रभावित करते आ रहे हैं। फिर धीरे से अगर आप देखें, मैं छोटा सा जिक्र 30 सेकंड में करना चाहूँगा कि जब दूरदर्शन का भी जन्म नहीं हुआ था तब एक एक्सपेरिमेंट इसरो ने किया था जिसका नाम है SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। उस वक्त ये कोशिश थी, सारा भाई की कल्पना भी थी कि इस कॉन्सेप्ट को लाया जाए कि भारत में लगभग 2400 विलेजेस यानी 2400 गांव को चुना गया था और एक स्पेशल टेलीविज़न बनाए गए थे और उन क्षेत्रों में लगा के अहमदाबाद से अपलिंक किया जाता था। और वो सैटेलाइट भारत के पास नहीं था उस समय, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हमारे टेलीविज़न सिग्नल्स को रिले कर सके। तो अमेरिकन ATS-6 को 1 ईयर के लिए यूज़ किया गया था और उससे सिग्नल डाउनलिंक होते थे और 2400 गाँव में वो प्रोग्राम जाता था। तो वो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट था SITE, जिसका नाम ही है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट फॉर एजुकेशन। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोग्राम बनाए जाते थे उन प्रोग्राम में कृषि दर्शन भी हुआ करता था, यानी कि किसानों की बात भी होती थी, शिक्षा की। फिर दूरदर्शन का युग आया 80 के दशक के बाद से। तो आप सोचिए कि आप और हम की जीवन की जो लाइफ है आज हम कल्पना नहीं कर सकते। टेलीमेडिसिन हो या हमारा इंटरनेशनली हम इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हों, हम आज टेलीविज़न के अलावा जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हों। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण स्पिन ऑफ कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी बाद में आम जीवन के हिस्सा के लिए लोगों की लाइफ में आई, जिसमें से आप और हम बहुत से बैग इस्तेमाल करते हैं, हमारी फ्लोटर चप्पलें या उनके बेल्ट, तो आप वेलक्रो देखते हैं दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी का स्पिन ऑफ है। तो मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी के बिना तो दुनिया आज की तारीख में थम सी जाएगी। तो जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं और हम ये आपके द्वारा जान रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं वो अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ एक भारत देश नहीं है, ऐसे कई देश हैं जो बहुत सारे उपग्रह हर दूसरे या तीसरे दिन या तीसरे महीने अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो ऐसे में अंतरिक्ष में जिसे हम अंतरिक्ष का कचरा या स्पेस डेब्री कहते हैं उसका कितना खतरा बढ़ जाता है? क्या ये खतरा आगे बढ़ करके कोई समस्या पैदा कर सकता है? ये आपके युवा हमारे दूरदर्शन परिवार से जो देख रहे हैं, ये सबके लिए एक अच्छा सवाल है। एक ऐसी फील्ड है स्पेस डेब्रीज को निपटारा करना जो सबके लिए चुनौती है ग्लोबली। कोई भी राष्ट्र जो स्पेस में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है या स्पेस कंपनी जो सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में या हम डीप स्पेस में भी भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने काम करने के उपरांत एक कचड़े के रूप में, जंग के रूप में जब रह जाती हैं तो उनका निपटान करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
वहाँ पर भी हमारी बीएमसी की तरह कोई ना कोई कंपनीज आ गई या इंडस्ट्रीज आने वाली हैं जो कचरों का निपटान करने के लिए, जैसे सुबह सुबह गाड़ी आती है आप और हमारे घरों के पास कि भाई अपना कचरा वो फेंक के उसको डिस्पोज कर सकें। तो स्पेस में ऑर्बिट के अलावा एक हाई पार्किंग ऑर्बिट का इस्तेमाल भी करते हैं। जिन स्पेस क्राफ्ट को हम पृथ्वी के वायुमंडल से लाके जला नहीं पाते वहाँ पर उनको पार्क किया जाता है। और अधिकतर चीज़ों को यही प्रयास रहता है कि जब उनका लाइफ खत्म हो तो किसी भी तरीके से कंट्रोल उनकी री एंट्री करा के ड्रैग के साथ, फ्रिक्शन के साथ एटमॉस्फेयर में वापस लाया जाए और जला दिया जाए। इसके बाद भी जो बड़े सैटेलाइट, बड़े स्पेसक्राफ्ट होते हैं, वहाँ एक नीमो नाम की जगह है हमारे सी में, अटलांटिक, वो हमारी पृथ्वी के हर भूभाग से, भूभाग की जो दूरियां हैं किसी भी राष्ट्र की, उससे रिलेटिवली बहुत दूर है, टुवर्ड्स साउथ पोल। पर्यावरण पे कोई प्रभाव पड़ सकता है अगर हम पृथ्वी पे ला करके इसको डिस्पर्स करेंगे? नहीं, देखिए हम आधुनिकता में हमें कुछ ना कुछ उसका डिस्पोज करने के तरीके, तो वो समुद्र में डिस्पोज किया जाता है। मैं खास बात बता दूं, आज 4 अगस्त को हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो कल 5 अगस्त को चांद पे स्पेस एक्स का जो सबसे ऊपरी एक फाल्कन 9 रॉकेट 2025 जनवरी में छोड़ा गया था, उसका एक बड़ी ऊपरी भाग की पूरा जो स्टेज है, अपर स्टेज, वो टकराने वाली है, क्रैश लैंडिंग होने वाली है चांद पे कल 5 अगस्त को। अगर सही आकलन कर पाना अनुमानित रूप से जो मैं लग रहा है वो लगभग 6:30 बजे इंटरनेशनल टाइम है, तो आप समझ लीजिए भारतीय समय अनुसार वो 12 बजे के आसपास होने वाला है। तो वो कंट्रोल नहीं है, वो उसको पृथ्वी की ऑर्बिट में ही जब उसको लॉन्च किया गया था एक स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ, तो बचे हुए भाग को, रॉकेट को वापस आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हाई वृत्तीय कक्षा में चला गया जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स चांद का हो या पृथ्वी ओवर सूरज का भी असर रहा हो और सोलर रेडिएशन कि वो रास्ता भटकते हुए चांद पे पहुंच गया, जिसकी कल क्रैश लैंडिंग होने वाली है, यानी वो टकराने वाला है। तो ये सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पर भी जब बस्तियां बसाना है, हमें आगे चल के चांद के माध्यम से मंगल पे जाना है या अंतरिक्ष में बसना है, तो स्पेस डेब्री यानी स्पेस कचरा बहुत बड़ा एक चुनौती है। इस पे रिसर्च से आगे अब डेवलपमेंटल स्टेज में कई स्टार्टअप कंपनीज और कुछ स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं कि कई तरीके बनाए जाने की संभावना है कि बहुत जल्दी वो ऑपरेशनल हो जाएं, कि हम रोबोटिक हैंड्स हों, नेट हों, बड़े बड़े हारपून्स हों, या हम जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी मैटर्स को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकें, और या फिर हम उनको कंट्रोल पकड़ के कंपनियां ड्रैग करके उनको वायुमंडल में जला दें। तो ये बहुत बड़ा इमर्जिंग एरिया जिसे आना जरूरी है, क्योंकि स्पेस इकोनॉमीज़ के कारण पूरी दुनिया अंतरिक्ष में आ रही है। तो अब जितना ये हम वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका सही निपटारा करना भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज तो है, पर बहुत बड़ा एक अवसर भी है नई कंपनीज़ के लिए, नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इस क्षेत्र में हमारे जो यूथ आज स्टार्टअप की बात माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे करते हैं, और कितनी सारा स्पेस में आपने देखा होगा, हाल ही में स्काई रूट कंपनी जो प्राइवेट है भारत की, इसने विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया, इसरो ने किस तरीके से ओपन किया अपना एनवायरनमेंट, तो पूरी दुनिया इस तरीके से कर रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी हमारे सामने इसका निपटारा का रास्ता भी सुलझ सकता है। जी, जैसे कि हमारे कॉलर ने पूछा था कि क्या भविष्य में स्पेस में या अंतरिक्ष में जाकर के मानव बस्ती बसाना संभव है, जिसमें हम चर्चा करते हैं मुख्य तौर पर चंद्रमा की, या कभी कभी कहते हैं कि मंगल ग्रह पर भी क्या मानव बस्तियां बसा पाना संभव है। और इस दिशा में जैसे कि एक नाम हम सभी जानते हैं स्पेस एक्स जो है, तो क्या भारत भी इस दिशा में कोई कार्य कर रहा है? क्या भारत से भी लोग आगे जाकर के चंद्रमा या मंगल ग्रह पर जाकर बस सकते हैं? क्या ये सपना साकार हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं इस बात का जिक्र हमने हमारी स्पेस गैलरी में भी किया है। अगर विजुअल्स इसके बैकग्राउंड में दिखाए जाएं तो आप देखेंगे कुछ ऐसे एग्जिबिट हमने बनाए हैं जो बहुत बड़ा चांद का एक सरफेस बनाया है जिस पे हैबिटेट क्रिएट किया है, मंगल पे भी क्रिएट किया। बिल्कुल संभव है। भारत इसमें कितनी प्राथमिकता के साथ आगे आएगा, ये अभी हम बात करें अगर हैबिटेट की यानी बसने की, बसाहट की, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। आप मंगल देख रहे हैं, मंगल पे भी लक्ष्य आने वाले समय में। ये हमारा एक एग्जिबिट है जिसमें मंगल ग्रह को बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो मंगल पे जाना है तो चांद हमारा मेटा स्टेबल प्लेटफॉर्म है। ये रानी कमलापति स्टेशन की तरह है हमारे भोपाल की, कि आपको अगर आगे की अंतरिक्ष की यात्रा करना है तो ट्रेन पकड़ना होगा, तो आपको चांद तक पहुंचना होगा। चांद की ग्रेविटी 1/6 है, बड़ा आसान है कि आप वहाँ से अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। तो इंसान अंतरिक्ष में रहने ही वाला है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिसमें से स्टीफन हॉकिंस भी हुए हैं कि आपको मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनना होगा। कल को कोई आपदा आती है, कुछ चुनौतियाँ निर्मित होती हैं, तो आपका जो मानव सभ्यता है वो कहीं पर भी अकेली ना पड़ जाए या उसका खतरा ना हो। इसलिए मल्टी स्टेज, मल्टी प्लानिटरी सर्फेसेस पर रहना, स्पेस में रहना
जो फिर साइंस फिक्शन मूवीज़ या कहानियों का जिक्र नहीं रहेगा, वो वास्तविकता में होने वाला है। स्पेस एक्स कंपनी तो आमादा है, उसका तो विज़न है एलन मस्क का कि वो चांद तो छोड़िए मंगल पे एस्ट्रोनॉट्स को ले जाके ला सके, यानी हैबिटेशन के लिए इंस्पायर कर सके। तो ये चांद के रास्ते से ही होता है। तो आप सब अगर अपनी अंतरिक्ष यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि इस कार्यक्रम का विषय भी रहा है अंतरिक्ष की सैर, जो कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के माध्यम से तो होगी, पर दूरदर्शन के माध्यम से करना चाहते हैं, तो चांद को आप जरूर निहारें जब भी मौका मिले। ये वही पड़ाव है जहां अभी तक सिर्फ 12 इंसान चल चुके हैं। अब अगला भारतीय कौन होगा 2042 तक, वो आपको देखना है। कहीं वो आप तो नहीं हैं जो इस टेलीविजन के उस पार बैठे हैं। हमारे जो कई युवा हैं आज, वो अंतरिक्ष विज्ञान में या एस्ट्रोनॉमी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और जो आज की आने वाली युवा पीढ़ी है, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप जगाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 51A है, बहुत ही जिम्मेदारी से कहूँगा, जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट निर्माण के बारे में ही चर्चा की है हमारे सिटीजन्स के बीच में। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल जो भाव है, विज्ञान केंद्र जितने भी हैं भारत में, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट अम्ब्रेला है वर्ल्ड में, जिसके अंडर में इतने सारे साइंस सेंटर हैं। तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में वो भोपाल में है, ऐसे कई जगह पर है। सबका प्रयास है विज्ञान को लोकप्रिय करते हुए कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पुट का निर्माण करना हमारे समाज में, जो एक ऐसा दृष्टिकोण है कि जो तार्किक हो और सोच समझ के साथ साथ उसके जो ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक ऐसी समझ पैदा करने को और आगे बल दे कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत गहराई से हम सहजता से अपने दैनिक जीवन में, जो विज्ञान से जुड़े लोग ना भी हों या उसमें क्षेत्र में ना भी हों, वो भी कर सकें। और जहाँ तक कैरियर का सवाल है यूथ का, तो अब स्पेस स्टार्टअप कंपनीज भारत में बहुत आ रही हैं, बाकी इमर्जिंग एरियाज़ भी इमर्ज हो रहा है। तो आप इसरो के अलावा, आप बड़े बड़े रिसर्च संस्थानों के अलावा भारत में, विदेशों में तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो भारत में भी अब कम नहीं रह गई हैं। इतनी सारे स्पेस इंडस्ट्रीज़ के अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के खुद ही रिसर्च संस्थान हैं। TIFR है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, एरीज है नैनीताल में, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बेंगलुरु है, आयुका पुणे, ऐसे तमाम संस्थान, और बाकी IITs और रिसर्च संस्थानों में भी फिजिक्स के साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट में कुछ एक्सपर्ट्स भी रहते हैं। तो रुचि अगर आप है हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो स्पेस इंजीनियरिंग में आ सकते हैं, आप एविएशन एरोस्पेस में काम कर सकते हैं, रॉकेट डिज़ाइनिंग में। और स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की बात नहीं करता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी से काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होगी और इस फील्ड में आगे जा कर के और ज़्यादा अधिक प्रयास करने का सोचेगी। तो दर्शकों, सर हमारे इस स्टूडियो में आए और उन्होंने हमें अंतरिक्ष से जुड़ी हुई इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिक्ष की इस सैर में मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा।